हेलो बच्चों, लक्ष्य आईटीएंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर। ये क्लास 12 का चैप्टर है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर है बच्चों मैट्रिसेस, जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो बच्चों, आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आपके लिए जेई मेंस और जेई एडवांस तक इस चैप्टर का हम लोग डेप्थ में ले जाएंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं हम लोग बच्चों मैट्रिक्स। ये क्लास 12 का चैप्टर है। तो जो बच्चे हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं या जुड़ गए हैं, वो हमारे वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे वीडियो में क्या दिक्कत है या क्या चीज़ समझ नहीं आता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम अपने वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट इसमें हम लोग लेके आएंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब हम लोग बात करते हैं कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, तो बच्चों जो मैट्रिक्स होता है वो सिर्फ सिंगुलर होता है, यानी एक मैट्रिक्स के लिए हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं। और जब बहुत सारे मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग मैट्रिसेस बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोग जो चैप्टर पढ़ते हैं वो एक मैट्रिक्स नहीं, बहुत सारे मैट्रिक्स होती हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिक्स क्या होता है? तो बच्चों, हमारे पास बहुत सारा एक डाटा होता है और उस डाटा को हमको एक अरेंजमेंट करना होता है। अब अरेंजमेंट कैसे होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, अब वो हम लोग यहाँ पे उस चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लोग जब बात करेंगे कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो पहले हम लोग ये बात करते हैं बच्चों कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोग के लिए क्या क्या लेके आए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग एलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस और ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर आएंगे, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन और लास्ट में हम लोग हैमिल्टन थ्योरम तक हम लोग इस चैप्टर को ले जाएंगे और वहां पे हम लोग इसको खत्म करेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होगा बच्चों? हमारा पढ़ने का तरीका ये होगा कि हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आएंगे और उस एग्जाम्पल के साथ ये देखेंगे कि इस टॉपिक से जेई मेंस में या जे एडवांस में कौन सा क्वेश्चन आया है, हम उसको लेके आएंगे और धीरे धीरे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और बच्चों, हम इस चैप्टर को 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, यानी आज पार्ट 1 करते हैं और बचा हुआ हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो हम लोग पार्ट 2 में लेके आएंगे और मैट्रिक्स को हम लोग 2 पार्ट में इसको खत्म करेंगे, है ना। चलो, तो बात करेंगे बच्चों हम लोग मैट्रिक्स की कि क्या डेफिनेशन होता है। डेफिनेशन की बात करेंगे तो बच्चों हमारे पास कुछ एलिमेंट या हमारे पास कुछ डाटा रहता है और उस डाटा का एक अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? तो बच्चों हम लोग जब अरेंजमेंट की बात करते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ एलिमेंट या कुछ नंबर्स होते हैं। बच्चों ये डेफिनेशन वगैरह में इसमें नहीं डाला हूं, कोशिश में करता हूं कि आप लोग को ओरली इसको बताया जाए ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। मैं चाहूँ तो इसका डेफिनेशन भी ला सकता हूं और उसको हम लोग आपको पढ़ के बता दें, है ना, पर वो शायद सही नहीं होगा, है ना। चलो, हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों कि हमारे पास कुछ एलिमेंट या नंबर्स होते हैं और उस नंबर का एक अरेंजमेंट होता है। उस नंबर का क्या होता है बच्चों? अरेंजमेंट होता है। कैसा अरेंजमेंट होता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को ट्रायंगुलर एरे। ये इसका डेफिनेशन है, ट्रायंगुलर एरे। अच्छा, एरे क्या होता है? तो बच्चों जब हम लोग इसमें अरेंजमेंट की बात करेंगे
तो इसका जो अरेंजमेंट होना चाहिए बच्चों, वो ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए कि कोई भी जो एलिमेंट है या मैट्रिक्स के अंदर जो प्लेस हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, उनका कोई प्लेस खाली ना रह जाए, उसको हम लोग एरे बोलते हैं। देखो जैसे मैंने, अच्छा, जब मैट्रिक्स की बात करेंगे बच्चों, तो जो मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम लोग कोई नाम देंगे, और हमेशा मैट्रिक्स को एक अल्फाबेट लेटर से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और मैट्रिक्स का जो सिंबल होता है वो हम लोग यहाँ पे कोष्टक की बात करेंगे, है ना। तो बच्चों जैसे ये एक मैट्रिक्स है ना, और हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, और ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है ना। हमेशा मैट्रिक्स में जो भी हम लोग एलिमेंट या नंबर्स को अरेंजमेंट करेंगे, उसको इसके अंदर अरेंजमेंट करना है। और बच्चों जो नंबर्स इसके अंदर लिखे होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं ना। चलो, जैसे मैंने कोई इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई नंबर है, मैंने उस नंबर्स को 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया है ना। तो बच्चों ये अभी मैट्रिक्स नहीं है। एरे का मतलब क्या है यहाँ पे? एरे का मतलब है कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल या जो वर्टिकल लाइन है, उसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब देखो अभी यहाँ पे खाली एलिमेंट है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 भी पुट कर दूं तब भी ये मैट्रिक्स बन जाएगी। और अगर यहाँ पे कोई प्लेस बच गया है, तब वो फिर मैट्रिक्स नहीं होगी। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि यहाँ पे ट्रायंगुलर एरे का मतलब क्या हो जाएगा। एरे का मतलब कोई भी प्लेस खाली नहीं रहना चाहिए, तो हमेशा इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। या फिर जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं बच्चों में, जैसे ए बी सी डी और ई। तो अब बच्चों ये भी मैट्रिक्स नहीं है। क्यों मैट्रिक्स नहीं है? क्योंकि यहाँ पे खाली प्लेस बच गया है, तो ये मैट्रिक्स नहीं होगा। समझ गए? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरे, है ना। तो कोई भी एलिमेंट या नंबर्स का जब हम अरेंजमेंट करते हैं, तो उनका हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों फिल होना चाहिए। कोई भी वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन में कोई भी प्लेस खाली नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। जब बात करेंगे बच्चों हम लोग की मैट्रिक्स का क्या वैल्यू होगा, तो आप लोग याद रखना बच्चों कि मैट्रिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स जो है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ एक अरेंजमेंट है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम लोग चाहें कि एक मैट्रिक्स ए है, इसका वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों मैट्रिक्स का कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो वैल्यू किसका होता है सर? आप लोग के माइंड में ये एक क्वेश्चन आएगा कि सर जब मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, तो फिर वैल्यू होता किसका है? तो बच्चों हम लोग ये बता रहे हैं कि मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होगा, लेकिन अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट। जो इसके मैट्रिक्स के जस्ट बाद हम लोग चैप्टर लेके आएंगे बच्चों, वो होगा डिटरमिनेंट। तो बच्चों डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, किसका वैल्यू होता है? डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। लेकिन बच्चों वो डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए? तो बच्चों ध्यान देना कि जो मैट्रिक्स होगा वो किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, तब उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा, वो हम लोग इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। डेफिनेशन ही हो गया। अब यहाँ पे जैसे जैसे बच्चों यहाँ पे बात करेंगे कि डिटरमिनेंट क्या होगा, या हम लोग कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो वहां पे क्या होगा। जैसे बच्चों यहां पे एक मैट्रिक्स लेता हूं, ये मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म? जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31 और A32 और A33। बच्चों यहां पे मैंने देखो एक मैट्रिक्स लिखा है, और हमको पता है कि मैट्रिक्स में कोई भी प्लेस खाली नहीं है। समझ गए? चलो बच्चों, इस मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो बच्चों मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है,
उस हॉरिजॉन्टल लाइन को बच्चों हम लोग बोलते हैं रो। मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रो। और बच्चों जब हम लोग वर्टिकल लाइन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों? हम लोग वर्टिकल लाइन की बात करेंगे। देखो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। तो बच्चों इस वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो आप लोग को ये समझ आ गया होगा कि मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उसको हम लोग रो बोलते हैं, और मैट्रिक्स में जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होता है। अच्छा देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये पहला रो है। ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये दूसरा रो है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे ये तीसरा रो है। ऐसे ही बच्चों देखो ये हमारा वर्टिकल लाइन है, ये हो जाएगा C1। ये सेकंड वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम C2। और इस ये हमारा थर्ड वर्टिकल लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे C3 यानी कॉलम 3। समझ आ गया? समझ आ गया बच्चों? अच्छा देखो यहां पे बच्चों हमको एक एलिमेंट दिख रहा है जो लिखा हुआ है कि A1 और 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? A11 लिखा हुआ है। बच्चों ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप लोग ये याद रखना बच्चों कि जो पहला नंबर होगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा नंबर है ये बच्चों ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसको कि ये जो एलिमेंट लिखा हुआ है ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो फर्स्ट। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा, यहां पे मैंने जैसे लिखा यहां पे जैसे देखो मैंने लिखा यहां पे एक एलिमेंट जैसे A43। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 4 लिखा हुआ है ये 4 रो है, और ये जो 3 लिखा हुआ बच्चों ये कॉलम है। तो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? तो हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये फोर्थ रो का थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। 4 रो 1 2 3 4 कॉलम 1 2 3, तो 4 रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ये। समझ आ गया? तो बच्चों यहां पे हम लोग जैसे किसी एलिमेंट की बात करेंगे तो वो एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग? A I और J लिखेंगे। क्या लिखेंगे? A I J। और I क्या है बच्चों? ये है रो, और J क्या है? ये है कॉलम। A I J में I क्या है? रो, और J क्या है? कॉलम है। तो ये हम लोग ऐसे किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बच्चों जैसे अगर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे मैट्रिक्स हो गया, अब मैट्रिक्स में कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये रो है, ये मतलब ये मैट्रिक्स का क्या रो है, कितनी कॉलम है, कितनी क्या है, इसका ऑर्डर क्या है। तो बच्चों इसके लिए फिर हम लोग आते हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर हमको ऑर्डर निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है बच्चों? जैसे मैंने यहां पे एक मैट्रिक्स लिखा, जैसे मैंने लिखा कि A B C और D। अच्छा अगर हम लोग यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे बच्चों, तो हमको हमेशा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है? तो ये होता है कि m इंटू n। m क्या है? नंबर ऑफ रो, और n क्या है? तो ये है नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम।
जैसे इसमें कितनी रो है देखो, R1, इसमें कितनी रो है बच्चों, R2, इसमें कितने कॉलम है देखो, ये है C1 और ये है C2, यानी 2 रो दिख रही हैं और 2 कॉलम दिख रहे हैं। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में लिखेंगे 2x2 की मैट्रिक्स है ये। कौन सी मैट्रिक्स है, 2x2 की। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, एक मैंने मैट्रिक्स लिखा B 2 3 4 1 -2 6, इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, उसको हम लोग लिखते हैं m इंटू n लिखेंगे। अच्छा, यहां पे m का वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ रो, ये देखो R1 है, ये देखो R2 है, और ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। कितनी रो है, 2 रो दिख रही हैं। कितनी रो दिख रही है बच्चों, हमको 2 रो दिख रही हैं। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2, और कितने कॉलम दिख रहे हैं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा 2x3 की मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, 2x3 की मैट्रिक्स है। समझ आ गया। तो हम लोग ऐसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिख देंगे। अगर बच्चों हमसे बोला जाए कि कंस्ट्रक्ट करो, ये देखो लिखा हुआ है कि 3x2 की मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, 3x2 की। हमसे ये बोला गया है, यानी ये कौन सा है, क्या है 3, ये है नंबर ऑफ रो। कितनी रो की बात कर रहा है बच्चों, वो हमसे 3 रो की बात कर रहा है। और कितने कॉलम की बात कर रहा है बच्चों, तो ये हमसे 2 कॉलम की बात कर रहा है। अच्छा, तो पहले हम लोग यहां पे मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, A11 A12, कितनी रो बनाना है हमको, 3 रो बनाना है। तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा A21 A22 A31 और A32, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। अच्छा, इसमें कितनी रो देख गई है बच्चों, देखो ये R1 है, ये देखो R2 है, और ये देखो R3 है, और ये देखो C1 है, और ये C2 है। हमसे यही मैट्रिक्स पूछा है, यही मैट्रिक्स पूछा है हमसे। 3 रो और 2 कॉलम की बात हुई है, तो देखो 3 रो दिख रही है हमको, 1 2 3, कॉलम देखो 2 1 2। अच्छा, इसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो बच्चों यहां पे देखो हमको एक एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है कि Aij कैसे तुमको फॉर्म करना है। तो ये बोला है कि 1/2 mod ऑफ I-3j। अच्छा, कैसे फॉर्म करेंगे बच्चों, जैसे अगर मैं पहला एलिमेंट लेता हूं, कौन सा एलिमेंट ले रहा हूं, देखो बच्चों पहला एलिमेंट क्या लिखा होगा, पहला एलिमेंट में A11, यानी I का वैल्यू कितना है, 1 है, और J का वैल्यू कितना है, 1 है। अच्छा, मैं यहां पे पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/2, I का वैल्यू कितना है, 1 -3 इंटू 1, क्या हो जाएगा, 1/2, 3 - 1 2 आ जाएगा, और मॉड लगा हुआ तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगा, तो 2/2, और आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी A11 क्या आ गया, आंसर 1 आ गया। A11 क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, ऐसे ही मैं A2 को फाइंड करूंगा। देखो यहां पे A12 में देखो I कितना है, 1 है, J कितना है, 2 है। यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, देखो 1/2, I का वैल्यू 1 है, माइनस में 3 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये 1/2, और मॉड ऑफ 1 - 6, 1 - 6 क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 5/2। एक एलिमेंट ये निकल गया। ऐसे ही देखो आगे सॉल्व करते हैं, जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो कौन सा निकालना है हमको, A21, तो 1/2 मॉड ऑफ, अब I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू 2 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 - 3 इंटू 1, क्योंकि J का वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2, और मॉड ऑफ
2 माइनस 3 माइनस का 1 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा आंसर? 1/2 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही बच्चों हम लोग A22 फाइंड करेंगे। तो ये 1/2 और 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 6। 6 माइनस 2 -4 बाहर आएगा तो हो जाएगा 4/2 और आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अब 3/1 लेना है। 3/1 कैसे लेंगे? देखो 3/1 कैसे लेंगे कि A31 यानी I का वैल्यू कितना है बच्चों? I का वैल्यू 3 है और J का वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और 3 माइनस 3 0 और आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही A32 लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, I का वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई J का वैल्यू 2 है, ये कितना हो जाएगा 1/2 और 3 माइनस 6 3 आ जाएगा, 3 बाहर आएगा तो 3/2 हमको यहां से आंसर मिलेगा। क्लियर? अच्छा, मैट्रिक्स हम लोग क्या बना रहे थे? मैट्रिक्स हम लोग बना रहे थे कि A11 A12 A21 A22 A31 और A32। ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू क्या आया था पहले एलिमेंट का? पहला एलिमेंट का वैल्यू क्या आया था? तो देखो A11 कितना आया था? A11 0 आया था, फिर 5/2 आया था, 1/2 और 2 आया था, तो यहाँ पे क्या आया था 1 आया था, ये 5/2 आया था और इसका वैल्यू क्या आया था? ये 21 का वैल्यू 1/2 और 2, 1/2 और 2 आया था और इसका वैल्यू आ गया 0 और इसका वैल्यू आ जाएगा 3/2 और यही बच्चों हमारा आंसर है। और ये मैट्रिक्स हमारा कौन सा बन गया? 3/2 का मैट्रिक्स। देखो इसमें कितनी रो दिख रही हैं? R1 R2 R3, कितने कॉलम दिख रहे हैं? C1 और ये C2 दिख रहा है। तो बच्चों ऐसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसका ऑर्डर हम लोग बता सकते हैं। और अगर हमसे कोई भी एलिमेंट पूछा है तो हम लोग कोई भी एलिमेंट पूछा है उस एलिमेंट में Aij का फॉर्मूला लगाएंगे और हम लोग निकाल देंगे उसको कि हाँ ये उसका एलिमेंट होगा। I किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ रो को, और J किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर? आगे सॉल्व करते हैं। देखो अच्छा, एक और बच्चों क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि जैसे अगर हमको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने बोल दिया जाए, जैसे अगर बोला जाए कि बताओ कि एक मैट्रिक्स है, 3/4 की मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट हमको निकालना है तो हमें क्या करना है कि उसके नंबर ऑफ रो का और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से हमको नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएंगे, यानी 3 × 4 होके और यहां से आंसर मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। लेकिन हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा तब तो हम लोग m × n करेंगे। और अगर ये बोल जाए, ये हमसे बोला जाए कि how many matrices can be formed of 9 एलिमेंट और 12 एलिमेंट। अगर ये क्वेश्चन हमसे किया जाए कि हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड,
ऐसी कितनी मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो या नंबर ऑफ एलिमेंट 12 हो या नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो। अगर हमसे नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछेगा तब हम लोग डायरेक्ट m और इंटू n का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बच्चों। तब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग से क्वेश्चन किया गया है कि हाउ मेनी एलिमेंट, अगर एलिमेंट पूछेगा तब तो हम लोग नंबर ऑफ रो का और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि हाउ मेनी मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड, ऐसी कितनी मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो या 12 हो या 15 हो, तब क्या काम करेंगे बच्चों? तब पहले हम लोग ये देखेंगे कि इससे कितनी मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं। तो जैसे ये 12 है तो हम लोग जैसे 12 का ले लेते हैं, 12 का लेंगे बच्चों तो इसका एक पॉसिबल मैट्रिक्स क्या बनेगी, या तो 1/12 का बन जाएगा। 1/12 का मतलब है कि 1 रो है और 12 कॉलम है, यही है मतलब इसका। या तो ये बन जाएगा 12 इंटू 1, यानी नंबर ऑफ रो हो जाएगा 12 और कॉलम हो जाएगा 1। जैसे इसमें रो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 11 और 12, ये देखो ये हो जाएगा। या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ऐसे हो जाएगा। या फिर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 2 रो और 6 कॉलम बना दें, या 6 रो 2 कॉलम बना दें, यानी 3 रो 4 कॉलम बना दें और 4 रो 3 कॉलम बना दें, यही हो सकता है। ये पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। कितने पॉसिबल केसेस हो गए बच्चों? तो पॉसिबल केसेस बच्चों यहां से हमको मिल गया है 6। क्या मिल गया? पॉसिबल 6। पॉसिबल हमको मैट्रिक्स कितनी मिल गई? 6 बन सकती है। अब ध्यान देना कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि कितनी मैट्रिक्स बन सकती, पॉसिबल अभी कितनी है। तो हमने ऑर्डर के हिसाब से देखा कि ये ऑर्डर के हिसाब से 6 मैट्रिक्स बन सकती है। लेकिन क्या बच्चों, जैसे अभी मैंने यहां पे लिखा कि 1 रो और 12 कॉलम है, तो क्या बच्चों 1 रो में इस 1 का वैल्यू कितने टाइप से हमारा पॉसिबल है? 1 कितने प्लेस पर आ जाएगा? मैट्रिक्स यही रहेगी, नंबर ऑफ रो एक ही रहेगा, लेकिन जो 1 है, देखो 1 का प्लेस अभी कहां है? फर्स्ट है। मैं 1 को यहां भी पुट कर सकता हूं तब भी यही मैट्रिक्स बनेगी। 1 को मैं यहां पुट कर सकता हूं तब भी यही मैट्रिक्स बनेगी। मैं 1 को यहां पुट रख सकता हूं तब भी यही मैट्रिक्स बनेगी। ये मैट्रिक्स बनेगी तब भी यही बनेगी ना भाई। 1 का वैल्यू चेंज करने से क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन 1 कितने तरीके से आ सकता है? तो 1 का ऑर्डर कितने तरीके से हो सकता है? 12 तरीके से हो सकता है। 2 कितने तरीके से हो सकता है कि 2 1 पर भी आ जाएगा, 2 3 यहां पे भी आ जाएगा। मतलब किसी भी नंबर का जो ऑर्डर है वो 12 टाइप से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या काम करेंगे कि 6 हमारे पॉसिबल मैट्रिक्स थे और हमें क्या करना है कि 12 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही बच्चों हमारा आंसर होगा, यही आंसर होगा। समझ गए? जैसे 9 अगर एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट का पॉसिबल अभी क्या बन सकता है? जैसे 9 एलिमेंट है तो मैं क्या ले सकता हूं? मैं 1 रो इंटू 9 ले सकता हूं, एक पॉसिबल मैट्रिक्स ही बन गई। मैं 9 और 1 ले सकता हूं, एक पॉसिबल मैट्रिक्स ही बन गई। और कौन सी पॉसिबल मैट्रिक्स बन गई? देखो 3 और 3 का ले लेंगे तब भी ये पॉसिबल बनेगी, बाकी तो कोई नहीं बनेगा, बाकी तो नहीं बनेगा। अच्छा बाकी बन जाएगा